नमस्कार। रिफ्लेक्ट हाउस में शब्द मंच पर आपका स्वागत है और इस वक्त मेरे साथ हैं जय भगवान सैनी जी। जय भगवान सैनी जी का एक परिचय छोटा सा मैं करवा दूं, उसके बाद जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी इनसे आप खुद परिचित होंगे। क्योंकि जय भगवान सैनी जी शिक्षाविद हैं, प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं आईटीआई से, और इसके अलावा एक घुमंतु व्यक्ति हैं, जगह जगह पे घूमते रहते हैं, अलग अलग पुस्तकें आई हैं। 2 दर्जन से ज्यादा पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं। किस किस विषय पर हैं, क्या क्या है, उन सबके बारे में आपकी बातचीत रहेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और लोगों को भी शेयर करिएगा कि किस तरह से एक व्यक्ति रिटायर होने के बाद भी रिटायर नहीं होता। जय भगवान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप यहाँ आए और हमें समय दिया रिफ्लेक्ट हाउस में। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो लिखने लिखाने का जो सिलसिला है ये कब से शुरू हुआ आपके तो साथ? ऐसा सर, बचपन से ही मेरे को लिखने पढ़ने का मैं शौकीन रहा हूँ। हाँ जी। तो बस वही रूटीन आगे चलता रहा। हम्म। तो किस आयु में पहली बार कलम चलाई? ऐसे है जी, कलम तो मैंने तकरीबन 18-20 साल की आयु में चला ली थी। तो क्या लिखा, कविता लिखी सबसे पहले या हाँ, कुछ? कविताएं लिखी थी, अच्छा कुछ जी। हरियाणवी में, हम्म, कुछ यानी हिंदी में। कुछ हिंदी में। हाँ। तो उसके बाद लिखते चले गए। हाँ, उसके बाद जैसे और मैं लिखता चला गया और जी। पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई पहली आप? पुस्तक सर प्रकाशित हुई मेरी सन 2013 में। 2013 में। हाँ, उस पुस्तक का क्या नाम रहा? वो था श्री अमरनाथ धाम एवं गंगा मैया, जिसमें अमरनाथ यात्रा का वर्णन है। यानी सबसे पहले यात्रा वृत्तांत आया आपका। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। और यात्रा का आपको शौक रहा शुरू से? हाँ, शुरू से जी, घूमने फिरने का स्टार्टिंग से ही था। तो यात्रा वृत्तांत कितने आ चुके हैं आपके? 6 यात्रा वृत्तांत आ चुके हैं किस जी। किस पर आपने लिखा फिर यात्रा वृत्तांत में, कहाँ कहाँ गए? यात्रा वृत्तांत में आप ये मानो सर, दो तो विदेश की यात्राएं हो गई। अच्छा, थाईलैंड, विदेश। थाईलैंड और नेपाल के 4 चक्कर हो गए। अच्छा जी। नेपाल और थाईलैंड के 4 चक्कर हो गए नहीं, आप? नेपाल के 4 हो गए, थाईलैंड का 1 चक्कर हुआ है। अच्छा जी। ठीक है। और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जी। बहुत यात्राएं होगी, पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम तक। हाँ जी। ठीक है। तो यात्रा करते हैं, उस दौरान चीजों को गंभीरता से देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये यात्रा करने का जो शौक है ये तो बड़ा महंगा भी पड़ता है, फिर उसका पुस्तक भी प्रकाशित करवाना। बस शौक तो फिर शौक ही है ना जी। हम्म। जो आदमी शौकीन है वो फिर किस चीज की, समय की, पैसे की कोई परवाह तो करता पैर नहीं फिर। करवाता करता नहीं। तो यात्राओं से सीखने को क्या मिलता है, थोड़ा इसके या बारे में बताएं। यात्राओं से सीखने को ये मिलता है जी हमें। एक तो हम थ्योरेटिकली किस चीज को पढ़ते हैं, हम्म। फिर प्रैक्टिकली सामने देखते हैं, फिर लोगों से व्यवहार करने का हमें प्रैक्टिकली पता चलता है, लोगों की संस्कृति का पता चलता है। हम्म। तो हम इजी वे में दूसरे को गाइड कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा है, प्रैक्टिकल कुछ है, थ्योरेटिकल कुछ है। अच्छा, तो उस तरह से आप उसकी हाँ बात जी। करते हो तो लिखने में कितनी मदद मिलती है इसके? इस कहानियां भी दिखती होंगी, अलग अलग कविताएं भी दिखती होंगी घूमते हुए। हाँ, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे कागज पेन जेब में रखते हैं, हम्म। जब जब से घर से चले हैं, पहले उसकी तैयारी कैसे की, फिर घर से चले वहां से लिखना, टाइम और सारा डेट, क्या क्या स्टेशन आए, कहाँ कहाँ घूमे, वो सारा उस पर नोट हो जाता है। फिर घर आने के बाद निश्चिंत, फिर आपको पता है कि लिखा तो जाता है बैठ के एकांत में। तो कुछ कविताएं भी निकलती हैं इस बीच? हाँ जी, निकलती है। लघु कथाएं भी लिखते हैं आप? हाँ जी। लघु कथाएं कितनी पुस्तकें आ चुकी है आपकी? लघु कथा की तो एक आई है, एक कहानी संग्रह आया है, जी। घटना दुर्घटना, जिसमें 19 कहानियां हैं, वो जी बड़ी हैं। ये लघु कथा संग्रह है, लघु कथाएं बोलती पोल खोलती, जी। जी इसमें ये 33 हैं। ये इस है आपकी एक हाँ जी, लघु कथा बोलती पोल हाँ खोलती। जी, इसमें 33 लघु कहानियां हैं। जी 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 जी। हाँ जी। तो इसके अलावा आपने अनुवाद भी किया है, जैसे मैं हाँ जी। देख रहा हूँ एक पुस्तक आपकी अनुवादक की भी है, हाँ जो जी। ओम प्रकाश कादयान जी हैं, उनकी पुस्तक आपने की है। हाँ जी। और ये है बसंत आड़ की उम्मीद, हाँ जी। ये वाली। ये काद्यान साहब का सर्दी की एक रात हाँ कहानी सर। संग्रह है। जी जी। उसका ये हरियाणवी के अंदर मैंने अनुवाद किया है सर। ये आपके मन में कैसे आया कि इसका अनुवाद किया जाए, ये मैं इस जरूर जानना चाहूंगा। इसका अनुवाद सर, ये मेरी और काद्यान साहब की दोनों के विचार विमर्श से हुआ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो फिर और आपने इसको जब अनुवाद करते हैं तो बड़ी भाषाई एक समस्या भी रहती है, किस शब्द को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और जो उसका रस होता है उसके मूल के अंदर, उसको फिर अनुवाद में भी लेके आया जाए। वो आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन ऐसा है कि हम कोशिश ये करते हैं कि उसका भाव, उसका जो विचार, उसका रस जो है वो ना बदले। हम्म। हम
शब्द थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें एक दो चेंजिंग भी हो सकती है, जी जी। लेकिन मूल वो ही रहे, उसका उद्देश्य जो भी, उसकी कोशिश हाँ, रहती जो है भी आपकी। कहानीकार तो ने ये जो लिखा अनुवाद है लिखा। लिया तो ओम प्रकाश कादियान जी ने इसको देखा होगा, हाँ कैसा जी। लगा उनको, क्या बातचीत हुई आपकी उनसे? देखो, अब ये तो पाठक और काद्यान जी जाने कि हाँ। मैं यहाँ तक कैसे इसमें नहीं, आपकी सफल हो वार्ताएं पाया। हुई होंगी उसके बाद, आप हाँ, मिले भी होंगे। वार्ताएं तो हुई हैं, और ये अपने श्री सत्यवीर नाडिया जी हैं, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने इस पुस्तक की समीक्षा भी की है, और वो अखबार में छपी है। अखबार में छपी हाँ है, जी। ठीक है। तो ये जो लिखने लिखाने का सिलसिला है, ये रिटायरमेंट के बाद तेज हुआ, मध्यम पड़ा, कैसे ऐस, रहा? ऐसा है सर कि लिखता मैं शुरू से रहा। हम्म। मैंने 3 बार मेरे डायरेक्टर को परमिशन मांगी, उन्होंने नहीं दी। अभी मुझे पुस्तकें हाँ, एक साहित्य लिखने ला। सरकारी मुलाजिम हाँ, होते हुए। तो फिर मैंने समझा कि भाई बेकार में कोई शिकायत कर देगा, हम्म। तो इसलिए जी मैंने लिखता रहा। लेकिन अमरनाथ यात्रा जब मैंने 2007 में 8 में की, हम्म। फिर मैंने ये यात्रा वृत्तांत लिख लिया, और इसको 2013 में छुपाकर हमारे राज्य कवि उदय भानु हंस, उदयबान हंस साहब के हिसार में, ठीक है जी। उनसे इसका लोकार्पण कराया। ठीक है। दूसरी किताब फिर मेरी डगर डगर नगर नगर, वो सन 2020 में, हम्म। और दिसंबर 2016 में मैं रिटायर हो गया। अब मैं सरकारी तरफ से फ्री था। फ्री थे। अब जी मेरी हर महीने एक किताब आ रही। अच्छा, अब आप हर महीने एक किताब लिख देते हैं? हाँ। तो हर महीने एक किताब लिखना, तो इसके अलावा सारे सामाजिक संबंध, परिवार को निभाना, ये सब कुछ कैसे कर पाते हैं? परिवार का ऐसे जी, देखो, टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है। हम्म। आप जैसे मैं वहाँ भिवानी में जाता हूँ, बेटा उधर प्रेम नगर बीबीएमबी के अंदर जॉब कर रहा है, हम्म। तो वहाँ कॉलोनी में रहते हैं, क्वार्टर मिला हुआ। हम्म। वहाँ 2 पोती हैं, एक पोता है, 3 जी बच्चे हैं हमारे। जी। तो मैं वहाँ जैसे जाता हूँ, अभी 3 दिन पहले ही छोटे वाली हम्म। पोती ने फोन किया, दादू याद आ रही है, आप आ जाओ। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, मैं कहा, ठीक। बेटे अभी 2-4 दिन और मेरा ये कुल्ला उतर आया, मैं थोड़ा इलाज करा के फिर आऊँगा। ठीक है। बोले चलो ठीक है, जल्दी आ जाना। तो मैं जब भी वहाँ जाता हूँ, तो हमारे बच्चे, जो तीनों बच्चे हैं, वो नए नए मुझे टॉपिक देते हैं। अच्छा, वो देते हैं टॉपिक आपको? दादू, आपने इस मंकी पे नहीं लिखा, हम्म। आपने इस डॉगी पे नहीं लिखा, हम्म। वो देखो सामने तोता अच्छा जी। रहता है ना वो पेड़ पे, हम्म। आपने उसके बारे में नहीं लिखा। तो बच्चे मेरे से बाल साहित्य लिखवा लेते हैं। अभी मैं गया तो किताब तैयार करवा दी, बाल साहित्य एक की? सप्ताह में। हाँ, एक सप्ताह के अंदर, वो ठीक है। गई, मोटू पतलू छापने के लिए भेज रखी है मैंने। अच्छा जी। 40 बाल कविताएं हैं उसमें। उसके अंदर, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये पुस्तकें आपने अपनी धर्मपत्नी को भी समर्पित की हाँ हुई हैं, जी। उनका आपके जीवन में उनका क्या? जी 2013 नवंबर में उनकी डेथ हो गई थी जिंदल हॉस्पिटल के अंदर। जी जी। तो इसलिए भाई, जिसने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, हम्म। और जो हीरा वो मुझे देकर गई है, हम्म। बच्चे जो देकर बच्चे गई जी। हैं, बेटा है, 2 बेटी हैं, हम्म। तो उसके याद में एक भी कुछ तो रहे। कुछ तो रहे। अच्छा, पहले से और अब के वक्त के अंदर आपको हाँ जी। क्या लगता है कि पढ़ने पढ़ाने का दौर कितना रह गया है, गोष्ठियों का दौर कितना रह गया है, कोई सामाजिक चिंता इसके ऊपर आपको दिखाई देती है? सामाजिक चिंता ये है जी, सबसे मेन जो है, वो कहते हैं बीमारी की जड़ मोबाइल है। जी। गोष्ठी कहाँ होगी? एक घर में 4 मेंबर हैं, चारों की 4 दिशाएं, सब अपने मोबाइल में एक ही रूम में बैठ के अपने मोबाइल पे लग रहे हैं, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। नहीं, जैसे आप साहित्यिक गोष्ठियों में भी जाते हैं, वहां हाँ जी। देखते हैं कि श्रोता उस स्तर के मिल पाते हैं, उस कोटि के या उस लेवल पे, या ऐसा रहता है कि जो आमतौर पे कहा जाता है, कुछ लोग सुनने वाले वही सुनाने वाले? मैं वही कह रहा हूँ सर, हम्म। कि जहाँ भी है, हम्म। 50% लोग अपने मोबाइलों पर बैठे लगे रहते हैं। जी। वो सिर्फ या तो शक्ल दिखाने आते हैं हम्म। किसी के कहने से, किसी के कहने से। या मजबूरन उनके साथ उनको आना पड़ता है। साहित्यिक रुचि नहीं होती उनकी। साहित्यिक रुचि नहीं है। तो इस साहित्यिक रुचि को बढ़ाने के लिए समाज में क्या आप संदेश देना चाहते हैं, कैसे, क्यों किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है? किताबें पढ़ना ये जरूरी है जी, कि इससे हमें जो है ज्ञान की जो है ये खान है किताबें। जी। जो ज्ञान जो है हमें नेट पे नहीं मिल सकता, वो इन किताबों से। क्यों? ये जो किताब जो लिखेगा वो तकरीबन प्रैक्टिकली ज्यादा होता है। वो समझ के लिखेगा उस वो बात समझ को, के लिखेगा, समझ के लिखेगा। भी ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। आप नेट पे, वो कहते हैं ना, गूगल बाबा से पूछो, वो आधी गलत बात बताता है आपको गूगल बाबा। हम्म। बच्चे आज कोई सुसाइड कर रहा है, जी कोई माइंड की नसें फटकी, ये मोबाइल ने ही सारा बच्चों को, कईयों के यानी परिवार बर्बाद कर दिए इस मोबाइल ने। जी। तो ये है कि
सरकार इन पर बैन लगाए, इनकी कुछ ऐप हैं उन पे बैन करे, जी। मोबाइल की एज कोई कंडीशन लगाए, जैसे स्कूलों में अब कई जगह कर दिया है भाई +2 तक मोबाइल लेके कोई नहीं आएगा स्कूल के अंदर। जी जी। और जो है साहित्य के अब अलग से कोई यानी मतलब उनका एक चाहे महीने में एक गोष्ठी हो जाए, जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम हम हमारे ITI संस्थान में महीने में लास्ट डे ऑफ द वर्किंग जो है वो हम लास्ट मंथ जो होता था उसका लास्ट डे जी। वर्किंग, तो हम प्रिंसिपल से परमिशन लेते थे, तो मोस्टली हम प्रोग्राम करते थे साहित्यिक, ताकि बच्चों का उत्साह बढ़ता था। जी। हाँ भाई ये कहानी है, उनकी कविता है, साहित्य गीत की है, रुचि हाँ बढ़ जाती रुचि है, बढ़ उनका जाती है। अनुभव बढ़ जाता हाँ होगा। अच्छा, दूसरा पढ़ने के लिए वो किताबों की तरफ फिर अपने आप खोज करेंगे, आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होंगे। मोबाइल कम से कम फिर यूज होगा, जब किताबें पढ़ेंगे तो मोबाइल थोड़ा चलेगा। अच्छा ये बताइए, जैसे आज के वक्त में ये कहा जाता है कि लेखक जो है किताबें अपनी छपवाता है और हाँ खुद ही बांटता है, हाँ जी, और ना तो उसके जीवन के अंदर उसको कहीं इसके प्रति उसका एक शौक तो पूरा हो रहा है, मगर वो किताब का जो ज्ञान आगे जाना चाहिए और किताब खरीद के जो पढ़ने की हाँ जी, संस्कृति है वो नहीं डेवलप हो पा रही। हाँ जी, वो संस्कृति तो अब खत्म हो गई। अब आपको मैं बताऊं कि अब मुझे पेंशन मिल रही है सरकार से, हम्म। मैं पहले लिख रहा हूँ, हम्म। फिर किताब अपना छपवा रहा हूँ, फिर फ्री में बांट भी रहा हूँ। जी। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऐसी जगह किताब दीजिए जैसे लाइब्रेरी या स्कूल में कई वहाँ जगह पढ़ी मैं जाए, अभी वहाँ पढ़ी जाए, पढ़ी जाए। ठीक है। या जैसे हमारे कोई साहित्यकार साथी देखा अब भाई ये इंटरेस्टेड है तो ठीक है। वहाँ, यूं तो किताब फिर ना तो मेरा एम जो है उद्देश्य वो पूरा हुआ, मान लो हर एक को मैं किताब देता रहूं छाप के, जी। फिर ऊपर से इतना खर्चा भी मैं कैसे करूंगा, ठीक क्योंकि बात है। मैंने अपने पेंशन से ही रोटी खानी। हाँ बिल्कुल। जय भगवान सैनी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये एक शौक होता है और शौक का कोई मोल नहीं होता। यात्रा वृतांत लिखना और उसको अनुभव करना काफी महंगा शौक है, और उसके बाद उसको लिखना, छपवाना, बांटना और सभी जिम्मेवारियों के बाद एक किताब का सामने आना, ये बड़ा एक जन्म की तरह होता है, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है उस तरह का। और उसके बाद वो क्या किसी के हाथ में गई, पढ़ी या पढ़ाई नहीं गई, ये एक अलग तरह का दर्द है जो प्रत्येक साहित्यकार का होता है। जय भगवान जी ने अपनी बातें आपके सामने रखी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो इसको आगे शेयर करें, और इस बात को समझें कि एक साहित्यकार की लिखी हुई कलम से जो चीजें आती हैं उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, वो आपको जरूर कोई ना कोई अनुभव देकर जाती हैं। और जय भगवान सैनी जैसे जो साहित्यकार हैं, जो यात्रा वृतांत लिख रहे हैं, अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो इनकी किताबें जरूर पढ़ें, आपको मददगार सिद्ध होंगी। क्योंकि मैं देख रहा था इनकी किताब के आखिरी पन्नों में बकायदा इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि यात्रा किस तरह से की जानी चाहिए, और इसी तरह से आप किसी भी किताब को पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जय भगवान जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।